वेलकम बैक टू माय फिजिक्स क्लासेस। आज तीसरा दिन है हम लोगों का। आज का हम टॉपिक जो लेके आए हैं उसमें पहला टॉपिक है कूलाम के नियम में समानुपाती नियतांक स्मॉल के का मान, मात्रक एवं विमा। दूसरा है निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक एवं विमा। और तीसरा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अब पहले टॉपिक पे हम बात करते हैं स्मॉल के का मान। स्मॉल के का मान एसआई पद्धति में 9 × 10⁻9 होता है। अब इसका मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे? कूलाम का नियम का जो फार्मूला था, कूलाम के नियम का फार्मूला F बराबर स्मॉल के Q1 Q2 अपान R²। इससे स्मॉल के बराबर आएगा F R² बटे M1 M2। F बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। R दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ दूरी का वर्ग था इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। Q1 Q2। अब Q1 भी आवेश है और Q2 भी आवेश है। इसका भी मात्रक कूलाम है और इसका भी मात्रक कूलाम है। कूलाम इंटू कूलाम बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 के का मान 9 × 10⁻9 के बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर घात 2 प्रति कूलाम स्क्वायर। तो छात्रों, कूलाम के नियम के समानुपाती नियतांक का मान एसआई पद्धति में 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब हम लोग के की विमा निकालेंगे। इसी मात्रक से हम लोग विमा भी निकाल सकते हैं। अब के की विमा, के की विमा क्या होगी? देखिए, यहां पे न्यूटन बल है, बल की विमा होती है M L T की -2 और दूरी m जो है दूरी का मीटर जो है दूरी का मात्रक है, इसकी विमा होगी L में 2 बटे कूलाम आवेश है, आवेश Q बराबर IT होता है, इसकी विमा होगी I की विमा होती है A और T की विमा होती है T स्क्वायर। अब इसकी विमा हो जाएगी, इसको सबको ऊपर ले जाएंगे, m की जगह तो m रहेगा ही, L में 2 यहाँ है, 1 यहाँ, 2 1 3, L में 3 हो जाएगा और T में -2 यहाँ है और +2 ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, -2 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और A² A में पावर A में 2 ऊपर जाएगा, A में -2 हो जाएगा। ये के की विमा है। अब के बाद है चूल में के बराबर स्मॉल के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी मतलब होता है ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये जो है निर्वात से होकर कितना बल को गुजरने देता है। तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहा जाता है इसको। अब यहां से अगर हम एप्सिलॉन 0 को पक्षांतर करें तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई स्मॉल के। मात्रक बहुत आसान है, 4 पाई और 1 का कोई मात्रक होता नहीं है। के जो है एप्सिलॉन नॉट के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए जो के का मात्रक होगा उसी का व्युत्क्रम एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर 1/, स्मॉल के का मात्रक। स्मॉल के का मात्रक अभी हम लोगों ने निकाला था 1/, स्मॉल के बराबर आया था, इसका मात्रक आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जब हम इसको उलट देंगे तो इसका मान आ जाएगा कूलम घात 2 बटे, क्योंकि बटे का बटा उलट के गुणा हो जाता है, तो जाएगा कूलम घात 2 न्यूटन मीटर। तो ये एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। अब इसकी विमा अगर हम निकालेंगे तो इसकी विमा भी स्मॉल के की विमा का व्युत्क्रम होगी। स्मॉल के की विमा क्या आएगी, हम लोग अभी निकाले थे। तो स्मॉल के की जो विमा आई थी, स्मॉल के की विमा क्या आई थी, यम यल निकाल देते हैं। और स्मॉल के की विमा स्मॉल के बराबर FR² बटे Q1 Q2, इसकी विमा आई थी यम यल क्यू बराबर हो जाएगा यम में -1, यल में -3, टी में +4 और ए में +2। अब इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, वन अपॉन 4 पाई स्मॉल के इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14। ये पाई की वैल्यू होती है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर 8.85 इंटू 10⁻11
और ये ऊपर जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अब आगे इसको आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। कूलाम के नियम को जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था वो तब पढ़ा था जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात था। दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है, Q1 और Q2 हैं, दोनों आवेश सजातीय प्रकृति के हैं। इनके बीच निर्वात है तो इनके बीच लगने वाला बल F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। यहाँ पे हम निर्वात लिख दे रहे हैं क्योंकि जो है जब आवेश निर्वात में रखा है तब का बल है। अब स्मॉल के बराबर ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। जब दोनों आवेश Q1 और Q2 निर्वात में स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल है। अब अगर इन दोनों आवेशों के बीच स्थित माध्यम निर्वात न होकर कोई अन्य हो, ये कोई माध्यम है, कोई परावैद्युत माध्यम बीच में रखा है, तब क्या हो जाएगा 1/4 पाई। यहाँ पे अब एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सिर्फ एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन जिस तरह से एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता थी, उसी तरह से एप्सिलॉन जो है अब उस माध्यम की विद्युतशीलता है Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। दोनों को भाग कर देते हैं तो आएगा F निर्वात बटे F माध्यम Q1 Q2 बटे r स्क्वायर से Q1 Q2 बटे r स्क्वायर कट जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 1 एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा और एप्सिलॉन बटे का बटा है उलट जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। इन दोनों के अनुपात को एप्सिलॉन r या इसी को k भी कहते हैं। एप्सिलॉन r को सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं या इसी को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब दोनों एक ही चीज होता है। F माध्यम बराबर क्या आएगा, F माध्यम बराबर F निर्वात बटा, चाहे एप्सिलॉन r लिख दीजिए या k लिख दीजिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। इसको एप्सिलॉन r को सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, जबकि इसको जो है k को परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये बटे हो जाएगा k का जो मान है एप्सिलॉन r या कैपिटल K है, कैपिटल K का जो मान होता है ये वायु के लिए निर्वात के लिए ये k का मान होता है 1। वायु के लिए इसका मान k का मान 1 से कुछ ज्यादा होता है, कुछ ज्यादा। किसी कुचालक माध्यम के लिए कुचालक माध्यम के लिए स्मॉल कैपिटल K बराबर इसका मान जो है 1 से K का मान 1 से काफी बड़ा होता है। धातु के लिए
धातु के लिए k का मान इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। अब जब भी कोई माध्यम यहाँ रखेंगे, k का मान जब 1 से अधिक होगा तो भाग देंगे तो माध्यम में जो बल है वो घट जाएगा। अर्थात जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल निर्वात की अपेक्षा घट जाता है। और इसी आधार पर हम एप्सिलॉन आर और के की भी परिभाषा देते हैं। एप्सिलॉन आर या के की परिभाषा क्या है? ये एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता या उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसकी यही परिभाषा है। अब तीसरा टॉपिक हमारा है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम का जो नियम हम लोग पढ़े थे वो अदिश स्वरूप था। उसमें दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले केवल बलों के परिमाण के बारे में ही जानकारी हमको मिलती थी। लेकिन बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अतः कूलाम के नियम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप जानना आवश्यक होगा। अब कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है? देखिए, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जो क्रमशः बिंदु A और B पर स्थित हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष A का सदिश वेक्टर OA बराबर वेक्टर R1 तथा मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु B का सदिश वेक्टर OB बराबर वेक्टर R2। पहले आप जान लीजिए स्थिर सदिश क्या होता है। किसी मूल बिंदु से किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु का स्थिर सदिश कहलाती है। या आप कह सकते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु के विस्थापन सदिश को स्थिर सदिश कहते हैं। जैसे हमको मान लीजिए A का सदिश लेना है तो मूल बिंदु से O से A को मिला देंगे और A की दिशा में ही इसका तीर भी बनाएंगे, बाण भी बनाएंगे इसका। इस तरह से O से B की ओर OB दिशा में बनाएंगे। ये वेक्टर R2 है। अब चूंकि दोनों आवेश Q1 और Q2 सजातीय प्रकृति के हैं अतः इन पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा Q1 के कारण Q2 पर और Q2 के कारण Q1 पर। अब Q1 पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है उसको हम लोगों ने वेक्टर F12 मान लिया है। F12 इसलिए माना है, देखिए Q1 पर Q2 के कारण जिस पर लगेगा उसको हम पहले लिखेंगे और जिसके कारण लगेगा उसको बाद में लिखेंगे, इसीलिए हम इसको वेक्टर F12 लिख रहे हैं। इसी तरह से Q2 पर Q1 कारण लगने वाला बल F21 हमने माना है। ये भी प्रतिकर्षण बल है, इसकी दिशा इधर है। आप देखिए F21 क्यों लिखा है? क्योंकि Q2 आवेश पर जिस आवेश पर बल लगेगा उसको पहले लिखेंगे और जिस आवेश के कारण लगेगा उस बिंदु Q1 को बाद में लिखेंगे। अब Q1 और Q2 के बीच की दूरी को हम R12 भी मान सकते हैं और R21 भी मान सकते हैं। लेकिन R12 जो दूरी है वो दूसरे आवेश के सापेक्ष पहले आवेश की दूरी है। ऐसे बल वाला है, ठीक उसी तरह से दूरी वाली भी है। देखिए हमको दूरी लेनी है A की या Q1 आवेश की दूरी लेनी है किससे? Q2 सापेक्ष। जिसकी दूरी लेनी है उसको हम पहले लिखेंगे और जिससे लेनी है उसको बाद में, इसीलिए हम इसको R12 मान रहे हैं। इसी तरह से A से B के बीच की दूरी जो है AB जो है ये है R21 माना गया है। अब वेक्टर AB बराबर किसी रेखा का सदिश ज्ञात करने के लिए वो रेखाखंड जिन दो बिंदुओं से मिलके बना है उसमें जो बिंदु बाद में है उसको हम पहले लिखेंगे OB पहले लिखेंगे, फिर माइनस जो बिंदु पहले है उसका मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश बाद में लिखेंगे। वेक्टर AB को हम लोगों ने R21 माना है तो वेक्टर R21 बराबर वेक्टर AB बराबर वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA बराबर हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। R21 वेक्टर का एकांक सदिश हम निकालेंगे, ये वेक्टर R21
बटे इसी वेक्टर का परिमाण हो जाएगा r21 का मान। इसी तरह से आवेश, ये आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष, ये Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिर सदिश है। इसी प्रकार Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिर सदिश ये जो है वेक्टर r12 है, बराबर हो जाएगा वेक्टर BA की, और वेक्टर BA बराबर होगा वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB के। ये हो जाएगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 के। इसका जब हम एकांक सदिश निकालेंगे, किसी भी सदिश का एकांक सदिश बराबर होता है वो सदिश बटे उसी सदिश का परिमाण। अब जब हम Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल वेक्टर F12 निकालेंगे, बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 तो रहेगा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी वेक्टर r12 भी है और वेक्टर r21 भी है। अब चूंकि देखिए बल F12 वेक्टर r12 की दिशा में लग रहा है, इसलिए हम इसमें वेक्टर r12 के परिमाण का वर्ग लिखेंगे। यहाँ तक बल वेक्टर F12 का केवल परिमाण आया है। अब इसमें दिशा निहित करने के लिए जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा के एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं। वेक्टर F12 की दिशा में सदिश देखिए वेक्टर r12 का F और F12 दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए वेक्टर r12 का F से गुणा कर देते हैं। अब ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे माडा वेक्टर r12 का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर r12 बटे माडा वेक्टर r12। एकांक सदिश को सदिश और उसके परिमाण से भाग दे दीजिए, और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे माडा वेक्टर r12 का होल क्यूब। यहाँ दो घात है, यहाँ एक घात है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, घात जुड़ गई, इंटू वेक्टर r12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r12 वेक्टर बराबर देखिए यहाँ सब लोगों ने निकाला है, क्या हो जाएगा r12 यहाँ से निकाले हैं, हो जाएगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 के माड का क्यूब इंटू यहाँ पे वेक्टर r12 लिखा रहे हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। जैसे इसमें F12 लिखा था तो यहाँ R12 के मान का होल स्क्वायर किया गया था, ऐसे यहाँ भी R21 के मान का होल स्क्वायर इंटू R21 का कैप इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मॉड ऑफ R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 बटे मॉड ऑफ वेक्टर R21। यहाँ से वेक्टर F21 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मॉड ऑफ R21 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R21
इक्वल टू वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मॉड ऑफ वेक्टर 21 का होल क्यूब इंटू वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वेक्टर F12 और वेक्टर F21 दोनों के मॉड समान है, परंतु दिशा विपरीत है। यहाँ से हमें पता लगता है कि दो आवेशों के बीच चाहे उनके परिमाण भिन्न भिन्न ही ना हो, एक पर दूसरे के कारण लगने वाले बलों के परिमाण समान होते हैं, परंतु दिशा विपरीत होती है। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में भी यही बात बताई गई थी। तो कूलाम के नियम से जो बल प्राप्त हो रहा है, ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पालन करता है। साथ ही ये जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदिश कार्य करता है, एक रेखा के अंदिश कार्य करता है, इसलिए हम इसको केंद्रीय बल भी कहते हैं।